क्या आपने कभी सोचा है कि जब स्टॉक मार्केट क्रैश होता है तो सबसे ब्रिलियंट इन्वेस्टर भी अजीब से डिसीजन क्यों लेते हैं? क्यों वर्ल्ड क्लास इकोनॉमिस्ट अपने पर्सनल फाइनेंस को उस तरह मैनेज नहीं करते जैसा वो अपनी किताबों में लिखते हैं? इसका जवाब एक सिंपल से सच में छुपा है। पैसा सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये साइकोलॉजी का, इमोशंस का और हमारे इंसान होने का खेल है। मॉर्गन हाउसल की द साइकोलॉजी ऑफ मनी के चैप्टर 11 में एक पावरफुल आइडिया है, रीजनेबल होना रेशनल होने से बेहतर है। यानी थोड़ा प्रैक्टिकल और इमोशनल होकर सोचना हर वक्त आपसे बेहतर डिसीजन करवा सकता है, बजाय इसके कि आप एक इमोशनलेस रोबोट की तरह बिल्कुल करेक्ट और मैथमेटिकली परफेक्ट होने की कोशिश करें। ये कहानी है दो दोस्तों की, अमन और समीर। दोनों ने एक साथ एक ही दिन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू किया। दोनों के पास 10 लाख रुपए थे। दोनों का मकसद एक ही था, अमीर बनना, लेकिन उनका तरीका बिल्कुल अलग था। बात करते हैं समीर की परफेक्ट स्ट्रेटेजी की। समीर एक इंजीनियर था, उसके लिए हर चीज लॉजिक, डाटा और नंबर्स थी। पैसों के मामले में भी वो कोल्डली रेशनल था। उसने इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले हफ्तों तक रिसर्च की। उसने हिस्टोरिकल डाटा एनालाइज किया, पीई रेशोज, अल्फा बीटा, स्टैंडर्ड डेविएशन, सब कुछ घोल के पी लिया। उसकी रिसर्च ने उसे बताया कि पिछले 20 सालों में एक पर्टिकुलर XYZ स्मॉल कैप फंड ने सबसे ज्यादा 25% का एवरेज एनुअल रिटर्न दिया था। लॉजिक के हिसाब से ये सबसे रेशनल चॉइस थी। अगर 10 लाख रुपए इस फंड में डाले जाएं, तो 25% रिटर्न के साथ वो 15 साल में करोड़ों का मालिक बन सकता था। स्प्रेडशीट पर कैलकुलेशंस कमाल की लग रही थी। उसने अपने सारे 10 लाख रुपए उस XYZ स्मॉल कैप फंड में डाल दिए। उसने अपने दोस्त अमन को भी समझाया, देख अमन, इमोशंस का कोई काम नहीं है इन्वेस्टिंग में। नंबर्स झूठ नहीं बोलते। ये फंड मैथमेटिकली सुपीरियर है। इससे कम रिटर्न वाले किसी भी फंड में पैसा लगाना बेवकूफी है। एम टू बी रेशनल, नॉट इमोशनल। अमन ने समीर की बात सुनी, उसकी रिसर्च देखी और मुस्कुराया। तेरी बात सही है समीर, नंबर्स इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन मैं एक रोबोट नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ। दोस्तों, अब बात करते हैं अमन के इम्परफेक्ट प्लान की, यानी कि द रीजनेबल मैन की। अमन एक स्कूल टीचर था। उसे नंबर से ज्यादा इंसानों की समझ थी। वो जानता था कि डर, लालच और उम्मीद इंसान से कुछ भी करवा सकती है। उसने सोचा, मैं ऐसी स्ट्रेटेजी चलता हूँ जिसके साथ मैं सुकून से सो सकूं, भले ही वो मैथमेटिकली ऑप्टिमल ना हो। उसका गोल फ्यूचर रिग्रेट को कम करना था। अमन ने एक अजीब सा काम किया। उसने अपने 10 लाख रुपयों को 3 हिस्सों में बांट दिया। पहला है 5 लाख रुपीस, यानी कि उसके अमाउंट का 50%। उसने एक सिंपल बोरिंग निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में डाल दिए। ये फंड पूरे मार्केट का एवरेज रिटर्न देता था, ना ज्यादा एक्साइटिंग ना ज्यादा रिस्की। दूसरा 3 लाख रुपए यानी कि 30% उसने एक ठीक ठाक लार्ज कैप फंड में डाले जो थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा था। तीसरा यानी उसके अमाउंट के 2 लाख रुपए यानी कि 20% उसने कैश के फॉर्म में या एक सिंपल लिक्विड फंड में रखे। जब समीर ने ये देखा तो वो हंस पड़ा, यार अमन, तू पागल है क्या? 20% पैसा कैश में, इतनी इन्फ्लेशन में तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। और निफ्टी 50 वो तो एवरेज लोगों के लिए है। हम यहाँ एवरेज बनाने नहीं, अमीर बनने आए हैं। तेरी स्ट्रेटेजी बिल्कुल भी रेशनल नहीं है। अमन ने शांति से जवाब दिया, भाई, मेरी स्ट्रेटेजी रेशनल नहीं, रीजनेबल है। मैं जानता हूँ कि मार्केट हमेशा ऊपर नहीं जाता। जब मार्केट गिरेगा तो मुझे डर लगेगा। ये 20% कैश मुझे हिम्मत देगा कि मैं पैनिक में अपने इन्वेस्टमेंट्स ना बेचूं। ये मेरी स्लीप वेल एट नाइट मनी है। मैं ऐसी स्ट्रेटेजी चाहता हूँ जिसके साथ मैं लंबे समय तक टिका रहूं, क्योंकि पैसा बनाना एक मैराथन है, 100 मीटर की रेस नहीं। अमन ने एक ऐसी स्ट्रेटेजी चुनी थी जो टेक्निकली इम्परफेक्ट थी, लेकिन उसे पसंद थी, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। अब बात करते हैं जब मार्केट क्रैश हुआ। पहले 2 साल सब कुछ बढ़िया चला। समीर का XYZ स्मॉल कैप फंड रॉकेट की तरह ऊपर गया। उसका पोर्टफोलियो 10 लाख से 16 लाख हो गया। वो हर पार्टी में अमन का मजाक उड़ाता, देखा, कहा था ना, लॉजिक इज किंग। तू अभी तक अपने एवरेज रिटर्न्स के साथ बैठा है। अमन का पोर्टफोलियो भी बढ़ा था, 10 लाख से लगभग 13 लाख, लेकिन समीर के मुकाबले
कुछ नहीं। फिर आया वो साल जब मार्केट क्रैश हो गया। एक ग्लोबल क्राइसिस की वजह से स्टॉक मार्केट्स दुनिया भर में गिरने लगे। स्मॉल कैप स्टॉक्स जो सबसे ज्यादा रिस्क वाले होते हैं, सबसे बुरी तरह पिटे। समीर का XYZ स्मॉल कैप फंड 40% टूट गया। उसका 16 लाख का पोर्टफोलियो कुछ ही हफ्तों में 9,60,000 पर आ गया। उसका ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट भी अब लॉस में था। वो हर दिन लाल अंकों को देखता था। उसकी सालों की रिसर्च, उसके स्प्रेडशीट्स, उसका लॉजिक सब धरा का धरा रह गया। रातों की नींद उड़ गई। वो कॉन्फ्रेंस रूम में कलीग से, घर में अपनी वाइफ से नजर भी नहीं मिला पाता था। उसके दिमाग में तो बस एक ही बात घूम रही थी, मैंने सबसे रेशनल डिसीजन लिया था, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। उसे डर लगने लगा। उसे लगा कि मार्केट और गिरेगा और उसके सारे पैसे डूब जाएंगे। अपने इमोशंस के आगे उसका सारा रेशनैलिटी हार गया। एक दिन पैनिक में उसने अपने सारे यूनिट्स 9,50,000 में बेच दिए। उसने सोचा जब मार्केट संभलेगा तब दोबारा इन्वेस्ट करूंगा। अब आते हैं अमन पर। उसका पोर्टफोलियो भी गिरा था। उसका निफ्टी 50 फंड 20% गिरा और लार्ज कैप फंड 25% गिरा। उसका टोटल पोर्टफोलियो 13 लाख से कम होकर लगभग 10.5 लाख पर आ गया। उसे भी बुरा लगा, लेकिन उसे डर नहीं लगा। क्यों? क्योंकि अमन जानता था कि अमीर बनने से ज्यादा जरूरी है गेम में बने रहना। उसने अपनी स्ट्रेटेजी ऐसी बनाई थी कि वो मार्केट के बड़े से बड़े तूफान को झेल सके। उसने कभी ऑल इन नहीं किया। उसके पास 2 लाख का कैश क्वेश्चन था। ये सिर्फ पैसा नहीं था, ये उसका मार्जिन ऑफ सेफ्टी था। इसने उसे इमोशनली स्ट्रॉन्ग रखा। उसे पता था कि अगर उसे इमरजेंसी में पैसों की जरूरत पड़ी तो उसे लॉस में अपने स्टॉक्स नहीं बेचने पड़ेंगे। वो जानता था कि शॉर्ट टर्म में मार्केट ऊपर नीचे होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाता है। यूएस मार्केट का डाटा बताता है कि एक दिन में पैसे बनाने का चांस 50-50 होता है, लेकिन 10 साल में 88% और 20 साल में 100% होता है। इसलिए उसका फोकस टिके रहने पर था। अमन ने ये एक्सेप्ट कर लिया था कि वो एक इंसान है और उसे डर लगता है। उसने अपनी स्ट्रेटेजी अपने डर के इर्द गिर्द बनाई, उसके खिलाफ नहीं। उसने ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं चुनी जो उसे रात भर परेशान करे। जब मार्केट क्रैश हो रहा था और समीर पैनिक में बेच रहा था, अमन ने कुछ अलग किया। उसने अपने उस 2 लाख के कैश कुशन में से 1 लाख रुपए निकाले और निफ्टी 50 फंड में और इन्वेस्ट कर दिए, क्योंकि अब उसे यूनिट सस्ते में मिल रही थी। ये डिसीजन रेशनल नहीं था। रेशनल माइंड तो कहता कि और पैसा मत डालो, अभी रिस्क है, लेकिन ये रीजनेबल था। अमन को अपने सिस्टम पर भरोसा था और उसे पता था कि वो क्रैश को झेल सकता है। दोस्तों, अब ये जानते हैं कि असली विनर कौन है। अगले 18 महीनों में मार्केट ने बाउंस बैक किया, जैसा कि अक्सर होता है। जो लोग पैनिक में बेचकर निकल गए थे वो साइड लाइन्स पर बैठे देखते रहे। समीर भी उन्हीं में से एक था। वो सही वक्त का इंतजार करता रहा, लेकिन सही वक्त कभी नहीं आया। जब मार्केट 10% ऊपर गया उसे लगा अभी वापस गिरेगा। जब 20% ऊपर गया उसे लगा कि उसने मौका मिस कर दिया। वो एनालिसिस पैरालिसिस का शिकार हो गया। 2 साल बाद समीर का पैसा अभी भी बैंक में पड़ा था। वो था 9,50,000। वो मार्केट की तेजी को देखकर पछता रहा था। अब बात करते हैं अमन की। अमन का पोर्टफोलियो अब 18 लाख का हो चुका था। उसने न सिर्फ क्रैश को झेला बल्कि उसका फायदा भी उठाया था। अगले 10 सालों तक अमन ने अपनी बोरिंग स्ट्रेटेजी को फॉलो किया। वो हर साल थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करता रहा, मार्केट अप हो या डाउन। समीर ने कई बार कोशिश की, अलग अलग रेशनल स्ट्रेटेजी ट्राई की, लेकिन हर बार जब मार्केट में उतार चढ़ाव आता वो डर जाता और निकल जाता। वो कभी ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं बना पाया जिसके साथ वो इमोशनली कनेक्ट कर सके। 15 साल बाद अमन अपने इम्परफेक्ट और रीजनेबल प्लान के साथ आराम से 1.5 करोड़ रुपए पर बैठा था। समीर अपने परफेक्ट और रेशनल प्लान्स के बावजूद अभी भी 20-25 लाख रुपए के आसपास ही जूझ रहा था। दोस्तों, इस कहानी का फॉर्मूला सिंपल है। वेल्थ इज इक्वल टू रीजनेबल ऑप्टिमिज्म मल्टीप्लाई टाइम इन द मार्केट। यहाँ रीजनेबल ऑप्टिमिज्म ये इस बात को समझाना है कि लॉन्ग टर्म में देश और दुनिया की इकोनॉमी ग्रो करेगी और मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन ये रास्ता सीधा नहीं होगा। इसमें बहुत सारे
से स्पीड ब्रेकर्स, गड्ढे और तूफान आएंगे। आपको उनके लिए तैयार रहना है। ये अंधा विश्वास नहीं है, ये आंखें खुली रखकर किया गया विश्वास है। टाइम इन द मार्केट आपकी सक्सेस इस पर डिपेंड नहीं करती कि आप कितने स्मार्ट डिसीजंस लेते हैं, बल्कि इस पर डिपेंड करती है कि आप मार्केट में कितने लंबे समय तक टिकते हैं। और आप तभी टिकेंगे जब आपकी स्ट्रेटेजी आपको इमोशनली सूट करेगी। दोस्तों, तो अगली बार जब आप इन्वेस्ट करें तो स्प्रेडशीट पर नंबर 1 दिखने वाली स्ट्रेटेजी मत चुनिए, वो स्ट्रेटेजी चुनिए जो आपको सुकून दे। एक ऐसी स्ट्रेटेजी जिसे आप मार्केट के क्रैश होने पर भी फॉलो कर सकें, क्योंकि जो इन्वेस्टर अपनी स्ट्रेटेजी के साथ चाहे वो कितने भी इम्परफेक्ट हो, उसके बुरे वक्त में भी खड़ा रहता है, वही आखिर में जीतता है। याद रखिए, रीजनेबल होना रेशनल होने से कहीं ज्यादा फायदेमंद है। आज की ऑडियो बुक समरी में इतना ही। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।